हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है ताप्ती स्टडी क्लासेस चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान के अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ इनके उत्तर देखने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे उनकी भी हेल्प हो सके और उनके भी हाफ ईयरली एग्जामिनेशन अच्छे जा सके। चलिए शुरुआत करते हैं। तो और इसके आंसर की पीडीएफ यदि आप डाउनलोड करना चाहते हो, गूगल पे जाकर सर्च करोगे www.boardjankari.com, जहां पर आपको 12th फिजिक्स की पीडीएफ भी मिल जाएगी आंसर के सॉल्यूशंस की। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर हम देखेंगे, आवेश के गुण बताइए। आवेश के 2 गुण लिखिए, या यहाँ पर आपको इस प्रकार से तैयार करना। ठीक है, तो इसमें आपको वैसे कम अंक के लिए आता है, तो केवल आप इनके जो है इनको डिटेलिंग नहीं करना है, ज़्यादा अंक में आया तो करना है। तो हम यहाँ पर 2 अंक के अनुसार इस प्रश्न को देखेंगे। तो पहला आप गुण लिख देंगे, आवेश स्थानांतरणीय है, मतलब इधर से उधर स्थानांतरण ट्रांसफर हो जाता है। दूसरा गुण, सिर्फ मेन पॉइंट याद रखिए, इतना सारा आपको याद नहीं रखना। ठीक है, समय कम है तो जल्दी जल्दी से याद कर लीजिए। आवेश सदैव क्या रहता है, द्रव्यमान से बद्ध रहता है। दूसरा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट, आवेश संरक्षित है। यदि पहला है दूसरा पॉइंट, या पहला और तीसरा भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है जो है, ताप बढ़ने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है, आपको इसका थोड़ा सा डिफाइन करना है। ठीक है, आपको ये 3 अंक में प्रश्न आ सकता है, 2 से 3 अंक के लिए। तो ताप का क्या प्रभाव होता है इस पर, जैसे जैसे ताप में वृद्धि की जाती है वैसे वैसे चालक यहाँ पर पदार्थ भी आ सकता है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे पदार्थ पूछा गया है, तो पदार्थ की कंपनों का आयाम और मुक्त इलेक्ट्रॉन की टक्कर की आवृत्ति बढ़ जाती है, इसलिए ताप बढ़ने से टी विश्रांति काल का मान घट जाता है और प्रतिरोधकता का मान क्या बढ़ता है, बढ़ने लग जाता है। यही कारण है प्रतिरोधकता का मान बढ़ता है, ये पूरा आप इसमें लिख देंगे। धात्विक चालकों के लिए प्रतिरोधकता ताप गुणांक का मान धनात्मक होता है। तो ये आपको क्वेश्चन लिखना है किसके लिए, जब ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। तो यहाँ पर आ जाएगा, विश्रांति काल का मान घट जाता है, इसी कारण प्रतिरोधकता का मान बढ़ जाता है। ठीक है, ये प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगले प्रश्न का देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो आंकिक प्रश्न से पूछा जाता है, 3 ओम की 3 प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित है। 3 ओम लगातार है, R1 R2 R3 तीनों के जो है वो प्रतिरोध सेम है, पार्श्व क्रम में संयोजित है, याद रखना है। तो संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको 1/R से शो करेंगे। तो सबसे पहले हमें 3 ओम के प्रतिरोध दिए गए, R1 R2 यानी R3। ठीक है, तीनों दिए गए हैं। तो 1/R कितना आ जाएगा, 1/R इज इक्वल टू निकल जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ पर 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 एलसीएम ले लीजिए, तीनों का 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 3 में 3 का 1, सब में 1 प्लस 1 3, यानी 3/3 कितना 1। तो तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चंस का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस आपके फोन में डाउट नेट का 8 400 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है वो सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है, और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th, IIT JEE मेंस, एडवांस नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देरी किस बात की, अभी चाहिए 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 1+1 3, यानी 3/3 कितना 1। तो तुल्य प्रतिरोध 1 ओम आ जाएगा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन आपको ध्यान देना है, क्योंकि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से पूछा गया। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, किसी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की अभिदृश्य की फोकस दूरी 1 मीटर, नेत्रिका की फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर तथा नली की लंबाई 20 सेंटीमीटर हो, तो इस यंत्र का आवर्धन ज्ञात कीजिए, जबकि अंतिम प्रतिबिंब कहाँ पर बनता हो, अनंत पर बनता हो। ठीक है, वैसे इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक क्वेश्चन ही पूछा गया है। तो चलिए ये क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पर कैसा आपको इसको सॉल्व करोगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें F0 का मान दिया गया है, फोकस दूरी जिसको हम कहेंगे, वो यहाँ पर 1 मीटर या सेंटीमीटर जो भी दी जाए वो लिखना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 सेंटीमीटर लिख दिया है, और यहाँ पर वैसे आपको मीटर में दिया तो आप इसको मीटर में लिख सकते हो। और फोकस दूरी 2 सेंटीमीटर दी गई है, और इस नली की लंबाई कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके आप लिख सकते हो। ठीक है, ये दिया गया है, ये आपको इसको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके अंतिम प्रतिबिंब दृष्टि की न्यूनतम दूरी डायोप्टर दी गई है, यहाँ पर 25 सेंटीमीटर होती है, हम जानते हैं। जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर आप इसको जरूर कन्वर्ट कर ले मीटर में, या फिर जो है इसको मीटर में ही रहने देंगे और सेंटीमीटर में कन्वर्ट, जो भी आप कर सकते हैं इसको। फिर सूत्र में मान रख दोगे तो इस प्रकार से यहाँ पर मान हो जाएगा। ठीक है, ये हम यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपकी वैल्यू थोड़ी चेंज आ सकती है, क्योंकि हम इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, सेंटीमीटर में। तो यहाँ पर इस प्रकार से इस क्वेश्चन को देखकर आप सॉल्व कर सकते हो, यंत्र की आवर्धन क्षमता।
इसके बाद अगले प्रश्न की ओर देख लेते हैं। मोटर गाड़ी को स्टार्ट करने पर उसकी हेडलाइट कुछ मंद पड़ जाती है, बंद हो जाती है, क्यों? ठीक है, तो गाड़ी स्टार्ट करने पर स्टार्टर बैटरी से उच्च धारा लेता है, अतः बैटरी में विभव पतन यानी IR, ठीक है, विभव पतन को IR से दर्शाते हैं, अधिक होता है, जिससे बैटरी का विभवांतर काफी कम हो जाता है तथा हेडलाइट मंद हो जाती है, कई बार बंद भी हो जाती है। ठीक है, ये कारण से होता है, क्यों? क्योंकि विभव पतन होता है अधिक। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है बायो सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है, सभी प्रश्नों को जरूर करके जाइए। वीडियो को लाइक नहीं करा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं बायो सेवर्ट का नियम। तो यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम में आपको सबसे पहले यहाँ पर चित्र बना लेना। देखिए और भी आपके यहाँ पर एक प्रणालिका जैसे दिख रही है, DL यहाँ पर कोण है और थीटा यहाँ पर कोण बन रहा है, P बिंदु है और P से यहाँ पर जो दूरी है वो R की है। ठीक है, ये धारा है यहाँ पर I। चलिए इसको देख लेते हैं आप कैसे हल करोगे। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए बायो सेवर्ट ने एक नियम प्रतिपादित किया, जिसे बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। मानो उपरोक्त चित्र में क्या है, AB एक चालक है जिसमें प्रवाहित होने वाली धारा I है। उस चालक पर एक अल्पांश अल्पतम भाग जिसकी लंबाई dl है। इस अल्पांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में बहने वाली धारा की कैसी होंगी, अनुक्रमानुपाती। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को हम B से दर्शाएंगे, धारा के अनुक्रमानुपाती यानी I। ठीक है, तो हो जाएगा। फिर अल्पांश की लंबाई क्या होंगी, यहाँ पर अल्पांश की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होंगी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो अल्पांश हमने DL माना है तो इसकी अनुक्रमानुपाती। ठीक है, अल्पांश यानी छोटा अंश। फिर उसमें किसके अनुक्रमानुपाती होंगी, कोण की ज्या के। जो कोण किसके बन रहा है, लंबाई और अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच जो बन रहा है तो वो थीटा है। और साइन ज्या यानी यहाँ पर साइन होगा तो साइन थीटा DB प्रोपोर्शनल हो जाएगा। उसके बाद सेम तरीके से हम यहाँ पर जो है किसकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती बोला जा रहा है, यानी 1/r² करा देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम सभी समीकरण को मिलाकर रख देते 1 2 3 4 को, तो हमारा नया समीकरण ये बन जाता है। हम यहाँ पर जो है अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को हटा देते तो एक नियतांक आता है और बराबरी का चिन्ह, जहाँ की क्या है एक नियतांक है, इसका मात्रक CGS पद्धति में हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं और SI में कुछ इस प्रकार से। ठीक है, तो यही फॉर्मूला निकलता है, यानी 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जो 1 मीटर लंबाई तथा 1 मीटर त्रिज्या के चाप केंद्र पर 10⁻³ टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा, आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ये आपको पूरा बायो सेवर्ट का नियम यहाँ तक करना है, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे, आप इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। यदि आप K का माने निकालना चाहते हो तो केवल यहाँ पर भी कर सकते हो, यही बायो सेवर्ट का नियम कहलाता है। ठीक है, इतना लिख सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। साइक्लोट्रॉन क्या है और उसका सिद्धांत। तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जिसका क्या करते हैं उपयोग प्रोटॉनों, न्यूट्रॉनों, अल्फा कण आदि आवेशित कणों को त्वरित करने में किया जाता है। ठीक है, इसका थोड़ा सा सिद्धांत देख लेते हैं। क्या है इसका सिद्धांत। साइक्लोट्रॉन इस तथ्य पर आधारित है कि जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगातार त्वरित होता है, तब कण बढ़ती हुई त्रिज्या के सर्पिलाकार पथ पर गति करने लगता है तथा उसकी त्रिज्या लगातार बढ़ते जाती है। ठीक है, ये पूछा जाता है यह किस तथ्य पर आधारित है, तो ये तथ्य आपको लिखना है, यानी सिद्धांत ही होता है, ये लिख सकते हो। इसका चित्र भी बना सकते हो जिससे नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाए। ठीक है, सिर्फ चित्र बना दीजिए, इसको चित्र को एक्सप्लेन मत करिएगा, लेकिन आप समझना चाहते हैं तो ये पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि कम नंबर में आएगा तो आपको 2 अंक के लिए केवल चित्र और थोड़ा सा साइक्लोट्रॉन का सिद्धांत। इसके बाद फैराडे की विद्युत चुंबकीय प्रेरण के केवल नियम लिखने आते हैं, इसको एक्सप्लेन करने नहीं आता तो केवल नियम लिख लेंगे। ठीक है, आप इतना सारा ना लिख के केवल डायरेक्ट नियम भी लिख सकते हो, लेकिन यदि आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेन जरूर कर दीजिए। यानी फैराडे नामक वैज्ञानिक ने क्या करा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित 2 नियम प्रतिपादित किए, इसलिए इन्हें फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कहते हैं। पहला नियम कौन सा इसमें, पहला नियम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन यहाँ पर होता है, तब परिपथ में विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है और उसका अस्तित्व तब तक रहता है जब तक कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होते रहता है। दूसरा नियम, इसमें क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये दोनों नियम केवल लिखना है, इसको प्रूफ नहीं करना है, तो जल्दी से लिख लीजिए। इसके अलावा यदि आपको ये नियम याद नहीं आ रहा तो लेंज का नियम आप पढ़ सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। और यदि आप आंसर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो सबसे पहले गूगल पे जाना है, गूगल पे सर्च करना है www.boardjankari.com। ठीक है, जहाँ पर आपको इस आंसर की PDF भी मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं पूर्णांतरिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो, उसकी शर्तें लिखिए, या केवल पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें लिखिए। तो 2 शर्तें हैं, 2 अंक में आ सकती है शर्तें, और पूर्णांतरिक परावर्तन भी पढ़ के चले जाइए, पूरे नंबर मिल जाएंगे। प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जानी चाहिए, और दूसरी शर्त है आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, दोनों शर्तें आपको पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए फॉलो करना है। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है, धारावाही वृत्तीय कुंडली के केंद्र पर या लूप पर इसके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। याद रखिए केंद्र पर पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, इसके अलावा अक्ष पर भी बनता है, लेकिन केंद्र वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने एक चुंबकीय क्षेत्र बना लिया, इसका आप केंद्र बिंदु में बना लीजिए। यहाँ पर हमने 4 पॉइंट दिख रहे हैं ABCD जो है
एकदम, और केंद्र बिंदु O है, ठीक है। यहाँ पर धारा I है और A और B यहाँ पर दिए गए हैं धारावाही कुंडली जैसे, ठीक है। तो ये चित्र में आपको सब कुछ नजर आ रहा है। इसका चित्र का थोड़ा सा डिटेलिंग हो जाएगी। उसके बाद अल्पांश AB के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, फिर त्रिज्या परिधि के लंबवत, एक समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 से ही हम समीकरण 2 का मान निकाल लेते हैं। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं नेक्स्ट में, समीकरण 3 बन जाते हैं अल्पांश केंद्र O पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है उससे, समीकरण 3 और समीकरण 4 हो जाएगा। इससे आप ये जो है इसमें क्या निकल रहा है कि अल्पांश के कारण, सभी अल्पांश के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा कैसी रहेंगी, समान होगी। उसके बाद धारावाही कुंडली के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम टोटल निकालेंगे dB1 dB2 और dB3, समीकरण नंबर 5। अब यहाँ से 2 3 4 से मान हम समीकरण 5 में रख देंगे क्योंकि हमने सभी के निकाल लिए dB1 dB2 और dB3, ठीक है। ये मान निकालने पर हम कॉमन निकालेंगे, इतनी चीज़ें कॉमन निकल रही है इसमें, तो यही वृत्तीय कुंडली की परिधि हो जाएंगी जो AB BC प्लस CD निकल रही है अंदर बची हुई ये, ठीक है। यहाँ से वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है हम जानते हैं, 2πr होता है, तो ये फॉर्मूला हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। जो चीज़ें R से R कैंसिल हो जाएगी, R² नीचे, तो ये यदि कुंडली में फेरों की संख्या हमने n ले ली ऐसा मानते हैं, तो यहाँ पर हमारे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता यानी B बराबर 4π/μ0/4π 2π/ni/r वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला का मात्रक होता है, ठीक है। ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद अगली क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें आपको विद्युत जो गॉस की प्रमेय वो आ सकती है, या अथवा हमें गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति कीजिए, क्योंकि ये बहुत सरल है गॉस की प्रमेय से कूलाम के नियम की उत्पत्ति करना, और इंपॉर्टेंट भी है वार्षिक के लिए इसको, इसलिए इसको तैयार कर लीजिए फटाफट से। तो गॉस के प्रमेय से कूलाम के नियम के लिए आपको चित्र बनाना है। इसमें जो पृष्ठ दिया गया है वो DS है और प्लस Q, और यहाँ पर आवेश दिया गया है, बिंदु P है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और दूरी R है, ठीक है। ये गॉसीय पृष्ठ है। आपको सब कुछ यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल ही लिखना है। फिर गॉसीय पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स यहाँ पर है फाई E जो है, इस प्रकार से निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएंगी। यहाँ पर आपको जो दिख रहा है ये फाई है, समाकलन के अंतर्गत फाई है, ठीक है। कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा, और गॉस की प्रमेय से हम, ये गॉस की प्रमेय होती है, ठीक है। फाई बराबर से Q × 1/ε0, ठीक है। कुल यहाँ पर आवेश के 1/ε0 गुना होती है, ये गॉस की प्रमेय का नियम होता है। समीकरण 1 और 2 से हम फाई का मान रख देंगे, तो फाई का मान इतना था। इसको आगे हम फॉलो करते हैं तो हमारा ई का मान निकल जाता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, ठीक है। तो बिंदु P पर एक अन्य आवेश Q0 ले लेते हैं, प्लस Q आवेश के कारण Q0 पर लगने वाला बल क्या है, F है। अतः यहाँ से हमारी कंडीशन बन जाएंगी, और समीकरण 3 और 4 से हम इस प्रकार से प्रूव कर देंगे कि यही कूलाम का नियम है। तो हमने कूलाम का नियम किसकी सहायता से प्रूव करा, गॉस की प्रमेय की सहायता से। हमने जो Q × 1/ε0 फाई के बराबर लिया था वही गॉस का प्रमेय था, इससे हमने कूलाम का नियम प्रूफ कर दिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट नोट्स मिल सके। इसके अलावा दोस्तों में शेयर कर दीजिए वीडियो, अभी तक शेयर ना करा हो तो। और यदि आप इस आंसर की PDF डाउनलोड करना चाहते हो तो PDF के लिए गूगल पे सर्च करोगे www.boardjankarta.com, जहाँ पर आपको इसकी PDF भी मिल जाएगी। संधारित्र किसे कहते हैं, संधारित्र के सिद्धांत को समझाए, ठीक है। तो संधारित्र क्या है, वह युक्ति है जिसके द्वारा किसी चालक के आकार या आयतन में बिना परिवर्तन किए उसकी विद्युत धारा बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। अब हमको यहाँ पर संधारित्र किसे कहते हैं केवल इतना लिखना है, याद करना है। उसके बाद समांतर प्लेट संधारित्र को सचित्र समझाइए और इसकी धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। या केवल इतना आता है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक उत्पन्न कीजिए। याद रखिए समांतर पूछा गया, ठीक है। तो समांतर प्लेट संधारित्र या पट्ट संधारित्र इसको कहा जाता है। तो ये चित्र हो जाएगा समांतर पट्ट संधारित्र के लिए। ध्यान से बना लेना। इसमें आपको यहाँ पर पृथ्वी है, A और B यहाँ पर जो है प्लेट है, और प्लस Q यहाँ पर आवेश आपको दिख रहा है, D है, और B यहाँ पर प्लस और माइनस आवेश, और ये जो है दिशा है धारा की, ठीक है। इस प्रकार से हो जाएगा। धातु की 2 प्लेटें A और B हमने देख ली, एक दूसरे के समांतर रखी हुई है, और इसका संबंध किससे, सीधे पृथ्वी से है। और माना प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, यहाँ पर A है, ठीक है। प्लेट का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A है। और प्लेट A को प्लस Q आवेश देने पर प्लेट B के पास वाले भाग ऋणावेश तथा दूर वाले भाग पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। ये कुछ इस प्रकार से लिख देंगे। अब माना प्लेट पर क्या है, A पर आवेश का घनत्व सिग्मा तथा प्लेट B पर आवेश का घनत्व माइनस सिग्मा है, ठीक है। दोनों प्लेटों के बीच की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकल जाएंगी, कितनी, E बराबर σ/K/ε0, समीकरण नंबर 1। इसके बाद संधारित्र की धारिता समीकरण नंबर 2, और इनके बीच विभांतर V बराबर तीव्रता गुणित दूरी, ठीक है। ये निकल जाएगा। समीकरण 1 से मान समीकरण 3 में हम रख देंगे। समीकरण 4 हो जाएगा। घनत्व बराबर क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं, आवेश बटे क्षेत्रफल। तो ये समीकरण नंबर 5 और ये 6। अब 6 से मान समीकरण 2 में रख देंगे। V का मान जो हमारा है, यहाँ पर हमने किसका मान रखा है, V का।
इससे हमारा सी का मान यानी धारिता का मान निकल जाएगा। तो यदि दोनों प्लेटों के बीच हम ऐसा माने वायु निर्वात के का मान हम एक बराबर माने तो ये समीकरण आप इस प्रकार से बना सकते हो। तो यही क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक है। यदि आप वायु निर्वात में माध्यम नहीं रखते हो तो आपका पहले वाला आंसर हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ तक करना चाहिए जिससे आपके कोई भी मार्क ना कटे। चलिए आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन है भंवर धारा से संबंधित। भंवर धारा क्या होती है और ये कैसे उत्पन्न होती है, ठीक है। तो भंवर धारा के बारे में लिख देंगे और इसके 3 अनुप्रयोग भी आपको आएंगे, तो तीनों अनुप्रयोग भी देखेंगे। जब किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया जाता है तब उस चालक में जल में उत्पन्न भंवर के समान चक्करदार प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है, जिन्हें भंवर धारा या फोको धाराएं कहते हैं, ठीक है। याद रखना भंवर धारा या फोको धारा नाम एक आए तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे भंवर धारा ही आता है। भंवर धारा के अनुप्रयोग लिखना है तो भंवर धारा के अनुप्रयोग में निम्न आ जाएगा। क्या होता है अनुप्रयोग, यहाँ पर प्रेरण भट्टी में होती है, विद्युत ब्रेक में और प्रेरण मीटर में, ठीक है। ये आपका हो जाएगा भंवर धाराओं के अनुप्रयोग, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका भी सॉल्यूशन आपको जल्दी चैनल पे मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हो सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इसकी पीडीएफ के लिए आपको boardjankari.com पर जाना, जहाँ आप पीडीएफ भी डाउनलोड आसानी से कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिल जाएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।